अब तक आपने देखा कि एक ओर जहां मार्कस के लिए एंजेला के दिल में हमदर्दी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर एगोर का एंजेला पर शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था। अब आगे कबीले में खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करने वाले एगोर के पूर्वजों का इतिहास योद्धाओं के घराने से जुड़ा है, जिनका काम शाही परिवारों को सुरक्षा देना था। लेकिन पिछली कई पीढ़ियों से वे अपनी आजीविका के लिए खेती और पशुपालन करने लगे थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए एगोर ने एक किसान के तौर पर कबीले में अपनी एक सम्मानित पहचान बनाई हुई है। अक्सर गांव के छोटे बड़े फैसलों में एगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वर्तमान में बीते कुछ दिनों से अपने में ही खोई रहने वाली एंजेला का ध्यान सिर्फ मार्कस के बेहतर जीवन के लिए कुछ करने पर होता है। एक देर शाम जब एंजेला महल से लौटती है, अपने सामने पिता को देखकर। माफी चाहती हूँ पिताजी, थोड़ी देर हो गई। दरअसल मैं कुछ दूर निकल गई थी। माफी की बात नहीं है एंजेला। अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो मैं तुम्हें कहां ढूंढने जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें बताया ही था, यहाँ जंगल और खासकर उस शापित महल के आसपास तो हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। यहाँ तो अंधेरा होने तक परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। मेरी इतनी चिंता मत करो पिताजी, मैं कहाँ जंगल की तरफ जाती हूँ। यह कहते हुए एंजेला अपने पिता से नजरें बचा रही थी और कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मार्कस अपने महल में एक बार फिर तलवार उठाता है। उस चमचमाती तलवार में एक और जहां उसका वर्तमान अक्स दिखाई दे रहा होता है, वहीं उसके जहन में युवराज मार्कस के रूप में युद्ध की पुरानी यादों की छवि उभरने लगती है, जो उसमें एक आक्रोश पैदा कर रही थी। बरसों का दबा ये आक्रोश मार्कस की एक दहाड़ के रूप में महल की दीवारों तक को थर्राने लगता है, जो लहर बनकर जंगल को चीरते हुए गांव में बसे हर एक घर तक पहुंचने लगती है। इस अनजानी दहाड़ से कबीले का हर शख्स घर में और भी ज्यादा दुबक जाता है। मार्कस की इस दहाड़ से एंजेला और एगोर भी अछूते नहीं थे, लेकिन दोनों के सुनने का नजरिया अलग अलग था। एक और जहां इस दहाड़ में छुपे दर्द को सुनकर एंजेला की आंखें नम हो जाती है, तो वहीं एगोर के माथे पर शिकन बढ़ने लगती है। उसके भीतर सोया हुआ योद्धा उसके किसान पर हावी होने लगता है। मगर क्यों, यह सिर्फ एगोर को ही पता था। सुबह होते होते कबीले में रोजाना की तरह हलचल शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाते हैं। एंजेला भी एगोर के लिए गर्म सूप तैयार कर उसके कमरे में जाती है। पिताजी, आप कब उठे? मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ, जल्दी से पी लीजिए। कल तुम जंगल की तरफ गई थी ना एंजेला? नहीं पिताजी, मैंने बताया तो था। एंजेला, तुम भले ही मुझसे झूठ बोलो, मगर तुम्हारे जूतों पर लगी धूल तो झूठ नहीं बोल सकती। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये धूल जंगल के भी बहुत अंदर उस महल के आसपास की है। मैं समझी नहीं पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर तुम मेरी ही बेटी हो और मेरी ही तरह तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें उस महल की ओर रुख करने पर मजबूर कर ही दिया है ना? और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए, एक जमाने में मैंने भी ये कोशिश की थी। मार्कस नाम के उस वहशी आदमखोर को मैंने देख रखा है। नहीं पिताजी, मार्कस आदमखोर नहीं है, बल्कि वो तो इतने लंबे समय से अपनी तन्हाई के दर्द में जी रहा है। तुम मिली हो उससे? हाँ पिताजी, मैं मार्कस से मिल चुकी हूँ, उससे बात कर चुकी हूँ। पिताजी मेरा यकीन कीजिए, मार्कस वैसा नहीं है, वो तकलीफ में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम क्यों ना उसे कबीले में शामिल कर उसकी तन्हाई को दूर करें। मार्कस को हमारी जरूरत है। अपनी बात कहने और समझाने में एंजेला देख ही नहीं पाई कि एगोर उसकी बातों का मर्म समझे बिना ही उसे कमरे में बंद करके चला गया है। एक तरफ मार्कस बीते वक्त के अदृश्य आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर बैठा एगोर अपनी यादों से रेत पर लिखी लिखावट की तरह मार्कस की परछाई को मिटाने की जद्दोजहद में था। अपने अपने गुज़िस्तान के अनचाहे तिलिस्म में फंसे मार्कस और एगोर के अलावा घर में बंद एंजेला आने वाले कल को मार्कस के लिए बेहतर बनाने का इरादा अपने दिल में पक्का कर रही थी।